गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक बल आघूर्ण होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क्यू। ये बल आघूर्ण घूर्णन गति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। बल आघूर्ण का दैनिक जीवन में कुछ उपयोग आप देख चुके हो, जैसे दरवाजों तथा खिड़कियों में जो हैंडल होता है वो घूर्णन अक्ष से दूर लगाया जाता है। ऐसे ही आटा चक्की का हैंडल घूर्णन अक्ष से दूर लगाया जाता है, परिधि पर लगाया जाता है। ऐसे ही कुम्हार के चाक में गड्ढा परिधि पर बनाया जाता है। ऐसे ही आपने देखा है चारा काटने वाली मशीन में हैंडल परिधि पर लगा होता है, यो घुमाया जाता है उसे। ऐसे ही आपने देखा है पेचकस का हत्था मोटा बनाया जाता है। ये सभी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो बल आघूर्ण का सिद्धांत इनमें लागू होता है। अब हम बल आघूर्ण को परिभाषित करते हैं। तो बल आघूर्ण है क्या, समझना। जब कोई बाह्य बल किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो इस प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहते हैं। जब कोई बाह्य बल किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। तो समझना, इसका एक फॉर्मूला और भी है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। जो बल की क्रिया रेखा होती है उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ली जाती है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो हम यह भी कह सकते हैं कि बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो अब हम यहाँ एक चित्र लेते हैं, दृढ़ पिंड। चित्र में एक दृढ़ पिंड ले रहे हैं, ये रहा दृढ़, ये दृढ़ पिंड है। इस दृढ़ पिंड में ये एक बिंदु लेते हैं P। इस दृढ़ पिंड में एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P। ये रहा वो बिंदु P। इस बिंदु P की यहाँ O से जो पोजीशन है, स्थिति है, वो ये रही। तो बिंदु P का पोजीशन वेक्टर ये रहा, स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश
और इसको हमने किससे दिखा दिया, आर से। अब हम यहां पर एक बल लगाते हैं, ये बल रहा बल। अब ये जो बल F है ये R के साथ कितना कोण बना रहा है, R को आगे बढ़ाओ डॉट डॉट करके, ये देखो ये रही R इस दिशा में, तो इसको आगे बढ़ा के चलो तो ये कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो थीटा क्या है, R और F के मध्य का कोण। अब बल आघूर्ण की परिभाषा क्या थी, बल इनटू लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो देखना इस बल की क्रिया रेखा डॉट डॉट करके पीछे लेके आओ, इस बल को पीछे लेके आ रहा हूं, ये रहा। तो ये जो डॉट डॉट जा रही है ये बल की क्या है, क्रिया रेखा। तो ये क्रिया रेखा ये रही, इसे क्या बोला जाएगा, क्रिया रेखा। क्रिया रेखा। अब इस क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कैसे निकालोगे, यहां से क्या डाल दो, लंब। तो देखो ये जो जा रहा है लंबवत दूरी, इस पॉइंट को हमने क्या दे दिया, n। तो बल की क्रिया रेखा ये रही, और क्रिया रेखा पर घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, ON। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ON हो गई। अब देखो ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा। अब ये लंब गिरा है यहां, तो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज मिल गया हमें ONP। इस त्रिभुज में जो लंब है वो कितना है, ON। जो लंब है वो ON है, और कर्ण कितना है, OP। समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण। तो समझना आप, हमें ये लंब चाहिए, क्योंकि बल आघूर्ण है क्या, बल गुणा लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी ये है घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की। तो हम यहां त्रिभुज क्षेत्र में, त्रिभुज ONP में, क्षेत्र में त्रिभुज ONP में हमें लंब चाहिए ON, और OP क्या है, कर्ण, जो हमारे पास है कितना है, R। तो लंब और कर्ण के रूप में कौन सा थीटा फिट होगा, साइन थीटा। तो इस त्रिभुज में साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, थीटे के सामने क्या होगा, लंब। तो लंब कितना है, ON, और कर्ण कितना है, O से P, OP। तो ये हो गया ON अपॉन R। OP की वैल्यू कितनी है, R है। तो ON बराबर क्या हो गया, R साइन थीटा। ON बराबर क्या हो गया, R साइन थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी आ गई,
आर साइन थीटा। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये अक्षर क्या कहलाता है? टाउ। तो टाउ बराबर बल, बल कितना है? F। तो यह लिख देते हैं F, या आदिश रूप ले रहा हूं, बल का परिमाण ले रहा हूं F इंटू लंबवत दूरी। बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितनी है? ON। तो ये हो गई ON। अब ON का मान कहाँ है? ये रहा। तो इसमें हम ये वैल्यू रख दें समीकरण 1 व 2 से। टाउ बराबर F और ON का मान कितना है? R साइन थीटा। FR साइन थीटा। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं FR साइन थीटा। तो बल आघूर्ण का ये एक फॉर्मूला आ गया, टाउ बराबर FR साइन थीटा। तो आप देख रहे हो ये बल आघूर्ण किस पर निर्भर कर रहा है? F पर, बल F पर, दूरी R पर और कोण थीटा पर। ये थीटा क्या है? F और R के मध्य का कोण। R और F के मध्य का कोण है, ये रहा वो थीटा। तो R इधर है और F इधर है, ये कोण क्या है? थीटा। तो समझना आप, बल आघूर्ण F को बढ़ाने पर बढ़ रहा है, R को बढ़ाने पर बढ़ रहा है। तो अब हम कंडीशन लिखे इसमें, स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, दैट इज ये जो बल है वो इधर आ जाए। जब बल इधर आएगा तो समझना आप, जिधर ये दूरी थी उधर ही क्या हो गया? बल। तो R और F समांतर हो गए, जिधर दूरी थी उधर ही क्या हो गया? बल। तो थीटा बराबर क्या हो गया? 0। इस कंडीशन में टाउ बराबर FR साइन थीटा का मान क्या लिख दोगे? 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो बल आघूर्ण क्या हो गया? 0 मिनिमम। तो जब बल और दूरी एक ही दिशा में होते हैं तो बल आघूर्ण 0 होता है। बल आघूर्ण है क्या? घूमने की प्रवृत्ति। तो घूमने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? 0। जब बल इधर आ जाएगा तो बल की क्रिया रेखा बिंदु O से गुजर जाएगी। इस कंडीशन में बल आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। आपने देखा है हैंडपंप का हत्था या फिट होता है यूं, तो ये उसकी क्या है? घूर्णन अक्ष, और हत्था ये रहा। हत्थे की लंबाई क्या है? R। अगर बल हत्थे की दिशा में लगा दिया जाए, बल हत्थे की दिशा में लगा दिया जाए तो क्या वो हत्था घूमेगा? नहीं। बल चाहे कितना ही लगा दो, लेकिन हत्थे के घूमने की प्रवृत्ति क्या होगी? 0। और ये घूमने की प्रवृत्ति क्या है? बल आघूर्ण। अब कंडीशन सेकंड, अब हम बल 90 डिग्री पर लगाते हैं। तो अब थीटा बराबर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। कंडीशन सेकंड,
यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टाउ बराबर FR sin 90। sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो टाउ बराबर क्या होगा? FR। और ये रिजल्ट क्या है? अधिकतम। अर्थात बल जब 90 डिग्री पर लगता है दूरी के साथ, स्थिति सदिश के साथ, विस्थापन सदिश के साथ, तो बल आघूर्ण अधिकतम होता है। आपने देखा है कि हैंडपंप का हत्था ये रहा, तो ये घूर्णन अक्ष से दूरी है, घूर्णन अक्ष यहाँ है, इसके परितः हत्था घूमता है। अब दूरी ये रही और बल ये रहा, तो बल जैसे ही यो लगाया कितने डिग्री पर आ गया? 90 डिग्री पर। हत्थे के घूमने की प्रवृत्ति क्या होगी? सर्वाधिक। तो ये अधिकतम होगा बल आघूर्ण। अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण का मात्रक। तो देखो मात्रक, बल का मात्रक केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ये दूरी इसका मात्रक मीटर। तो क्या बन गया? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये इस बल आघूर्ण का क्या है? मात्रक। याद करो ये मात्रक कहीं और भी दिखाई दिया है आपको। ये मात्रक कार्य और ऊर्जा का मात्रक भी है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक भी यही है। आपने देखा है ऊर्जा और कार्य के फॉर्मूलों में रिजल्ट यही आया हुआ है, जिसे हमने क्या कह दिया था? जूल। इस वैल्यू को क्या कह दिया था? जूल। ये जो मात्रक आया था इसे क्या कहा था? जूल। तो कार्य और ऊर्जा के मात्रक जूल में व्यक्त किए थे हमने, लेकिन बल आघूर्ण को जूल में व्यक्त नहीं किया जाएगा। बल आघूर्ण का मात्रक दैट इज ये जूल इसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक अदिश राशि है और बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसलिए इसे जूल नहीं कहेंगे। इतना ही लिख के छोड़ देंगे, या फिर हम इसे न्यूटन मीटर कह के छोड़ दें, लेकिन जूल नहीं कहेंगे। तो ये था बल आघूर्ण का मात्रक। अब हम इसकी विमा निकालते हैं। तो देखो विमा कैसे निकालेंगे? विमा केजी के लिए क्या आएगा? एम। मीटर के लिए क्या आएगा? एल। अब मीटर की घात कितनी है? 2, तो एल की कितनी हो गई? 2। ये अपॉन में क्या है? सेकंड के लिए क्या होगा? टी। पावर कितनी है? 2, तो 2 लगा दो। अब इससे आगे लिख दो एम L2 T-2। ये इसका क्या आ गया? विमेय सूत्र। तो m को 1 लिख दो, m1 L2 T-2। यही मात्रक कार्य का है, यही मात्रक ऊर्जा का है, यही विमा कार्य की है, यही विमा ऊर्जा की है। तो आप देख रहे हो कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमाएं समान होती है। अब बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, तो हम इसे सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। बल आघूर्ण का सदिश रूप, तो देखना इसका जो सदिश रूप है, सदिश रूप
ये सदिश राशि है टाउ वेक्टर बराबर r क्रॉस f। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब देखो इधर, ये विस्थापन सदिश और ये बल, तो ये विस्थापन और बल दोनों सदिश राशियां हैं। जब दो सदिश राशियां गुणा कर रही हैं तो हमें एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है, अर्थात ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल होगा। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इस गुणनफल से हमें कैसी राशि प्राप्त होती है? सदिश। अब हम बल आघूर्ण की दिशा की बात करते हैं। तो बल आघूर्ण की दिशा r तथा f के तल के लंबवत होती है। बल आघूर्ण की दिशा r तथा f के तल के लंबवत होती है, r तथा f के तल के लंबवत और घूर्णन अक्ष के अनुदिश। बल आघूर्ण की दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है तथा r व f के तल के लंबवत होती है। यदि r और f को x y तल में लिया जाए तो बल आघूर्ण z अक्ष पर होगा। तो समझना आप, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के पेच के नियम को काम में लेते हैं। दाहिने हाथ का पेच का नियम क्या कहता है? यदि पेच को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, यदि पेच को दाहिने हाथ से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाया जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो पेच निकल के बाहर आएगा। पेच निकल के, देखो यो घुमा रहा हूं, कहाँ आएगा? बाहर। तो बल आघूर्ण कहाँ गया? यो। तो इस कंडीशन में बल आघूर्ण धनात्मक होगा। समझना आप, यहां से ये रही दूरी और ये रहा बल। अब ये बल इस पिंड को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाना चाहता है। तो जब ये पिंड घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा तो बल आघूर्ण धनात्मक होगा। एंटी क्लॉकवाइज जब गति होगी तो पेच निकल के कहाँ आता है? बाहर की ओर। दैट इज बल आघूर्ण क्या होगा? पॉजिटिव। अगर गति घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो, अर्थात बाह्य बल दृढ़ पिंड को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए, जब पिंड को बाह्य बल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, क्लॉकवाइज यदि घुमाता है, तो पेच कहाँ जाएगा? देखो पेच कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर। यो घूम रहा है और घड़ी यो घूमती है। पेच कहाँ गया? अंदर की ओर। इस कंडीशन में बल आघूर्ण ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ये पॉइंट O है, तो नीचे गया ऋणात्मक। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो पेच कहाँ गया? ऊपर। तो पेच की नोक बल आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करती है। पेच की नोक एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आती है और क्लॉकवाइज में अंदर जाती है। तो हम R से F की ओर चलते हैं। R से F यो, तो बल आघूर्ण क्या आएगा? धनात्मक। और F इधर चले क्लॉकवाइज, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? पॉजिटिव। तो बल आघूर्ण की दिशा दाहिने हाथ के पेच के नियम से दी जाती है और सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। R तथा F के तल के लंबवत होती है। अब हम बल आघूर्ण के कुछ दैनिक जीवन में उपयोग समझते हैं। आपने देखा है कि दरवाजों तथा खिड़कियों में हैंडल घूर्णन अक्ष से दूर लगाए जाते हैं। ये रही घूर्णन अक्ष चौखट और ये रहा किवाड़।
तो यहाँ से ये हैंडल लगा हुआ है, घूर्णन अक्ष से ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी इसके घूमने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। कम बल प्रयोग करके आर को बढ़ा दें तो घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो हैंडल कहाँ लगा होता है? यहाँ, घूर्णन अक्ष से दूर। ऐसे ही आपने देखा है पेचकस का हत्था मोटा बनाया जाता है। पेचकस ये रहा और यहाँ पर प्लास्टिक का आवरण होता है, तो इस अक्ष से ये दूरी बढ़ा ली तो ये दूरी जब बढ़ जाएगी तो इसके घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। आपने देखा है हैंड पंप का हत्था लंबा बनाया जाता है। हैंड पंप की ये रही घूर्णन अक्ष और ये घूर्णन अक्ष से दूरी, ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी उसके घूमने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। कम बल प्रयोग करके आर को बढ़ाते हैं जिससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। आपने देखा है कुम्हार के चाक में गड्ढा परिधि पर होता है, चाक की घूर्णन अक्ष ये रही और चाक ये रहा, तो गड्ढा कहाँ बना होता है? परिधि पर, जिससे घूमने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। आटा चक्की में भी हैंडल परिधि पर लगा होता है, जो घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। घूर्णन अक्ष से दूरी जितनी ज़्यादा होगी घूमने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। किसी भी नट को खोलने के लिए हमें एक पाने की आवश्यकता होती है, तो पाना, देखो नट ये रहा, पाना फिट किया तो पाना फिट करते ही नट की जो घूर्णन अक्ष है वो ये रही, तो पाना यहाँ फिट किया, घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ गई और दूरी बढ़ने पर बल आघूर्ण बढ़ गया। तो ये था बल आघूर्ण का दैनिक जीवन में उपयोग। बल आघूर्ण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है घूर्णन गति में। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।